तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 24 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फुल डिटेल में देखते हैं आज। दोस्तों, रेलवे ने दोस्तों 117 स्टेशनों पर लगाएगा पैनिक स्विच, है ना। रेलवे दोस्तों 117 स्टेशनों पर क्या लगाएगा, तो पैनिक स्विच लगाएगा। देखिए, सेंट्रल रेलवे मुंबई के महाप्रबंधक कौन है, रामकरण यादव ने कहा कि 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में यादव ने कहा कि मध्य रेलवे अपने नेटवर्क के 117 स्टेशनों पर ये पैनिक स्विच स्थापित करेगा, है ना। देखिए पैनिक स्विच क्या है। तो दोस्तों, पैनिक स्विच रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को सतर्क करेगा और किसी आपात स्थिति का सामना करने पर यात्री RPF से मदद मांगने के लिए इन स्विचों को दबा सकते हैं। स्विचों को लगाने के लिए मध्य रेलवे ने रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चलिए 117 स्टेशनों पर लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए किया पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण। देखिए दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है, जो जूट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, उनके लाभों को सशक्त बनाता है। तो दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए क्या किया है, पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया है। किसने किया है, वस्त्र मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत के हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। देखिए, भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। किसने जीता है, हार्दिक सिंह ने पुरुष में जीता है ना। हार्दिक सिंह ने पुरुष में जीता है। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता। और दोस्तों, यह मान्यता प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टोपी में एक और पंख जोड़ती है जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देख लेते हैं इसी में कि महिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, जेन डे वार्ड। कौन है दोस्तों, जेन डे वार्ड। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए डच खिलाड़ी, कहाँ की है, डच खिलाड़ी हैं, जेन डे अब वार्ड, है ना। कौन है, जेन डे वार्ड है। जेन डे वार्ड इस वर्ष की महिला FIH खिलाड़ी के रूप में विजयी हुई हैं। इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, जेन डे वार्ड को। चलिए नेक्स्ट है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया, है ना। भारत की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब हासिल किया। यह इस श्रेणी में उनकी लगातार तीसरी जीत है, जो गोल पोस्ट के बीच उनकी लगातार उत्कृष्टता को दर्शाती है ना। तो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को, महिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जेन डे वार्ड को, और पुरुष प्लेयर ऑफ द मैच FIH में हार्दिक सिंह को। तो ये आपको तीनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए सुकृता पॉल कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो राइट आंसर बताएंगे सुकृता पॉल कुमार, है ना। सॉल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोएम्स के लिए, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ने कवि आलोचक
सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। और दोस्तों, प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ने कवि आलोचक सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक किसके लिए, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दोस्तों विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को मान्यता देता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों पुरस्कार समारोह में दोस्तों कुमार को 5,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार, एक टैगोर प्रतिमा और साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए एक प्रमाण पत्र मिला। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही हम बताएं आपको दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि पुरस्कार मिला है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि पुरस्कार मिला है। देखिए, सामाजिक कल्याण में उनके असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका अर्थ कलात्मक और सामाजिक दोनों प्रभावों को उजागर करने के लिए पुरस्कार का समर्पण है ना। तो अभिजीत बनर्जी को भी मिला है और किसको मिला है, सुकृता पॉल कुमार, है ना। ये इन दोनों को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख के चुनाव के बाद साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया। देखिए, पहले हमारी जो कुश्ती महासंघ की प्रमुख कौन थी, साक्षी मलिक जी थी, है ना। 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता प्रशंसित भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के हालिया नेतृत्व परिवर्तन के विरोध में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। यह कदम आपदस्थ राष्ट्रपति ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों और उनके करीबी सहयोगी संजय सिंह के विवादास्पद चुनाव के बाद उठाया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है, देख लीजिए आप, फोटो देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं ये, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। अब कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है ना। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महिलाओं के इनका नाम क्या बताएंगे, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, फिर से डॉक्टर वी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर मोहिनी गिरी जी को 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पर पदभार ग्रहण की थी इन्होंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेशनल फार्मर्स डे, देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 इतिहास एवं महत्व, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, चौधरी चरण सिंह जी की, ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना, चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह दोस्तों भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। चौधरी चरण सिंह, है ना। खुद किसान परिवार से होने के कारण वह किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते थे, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दोस्तों नेक्स्ट है, बेंगलुरु हवाई अड्डे को T2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता प्राप्त हुई। देखिए, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा, देखिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में, आप सभी जानते हैं कि टर्मिनल 2 को, है ना, टर्मिनल 2 को यूनेस्को के
प्रिक्स वर्सेल्स 2023 में वैश्विक प्रशंसा मिली। अब यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? यूनेस्को की स्थापना हुई है 1946 में। 24 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? आंद्रे अजोले हैं। कौन है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं, प्रिक्स वर्सेल्स 2023 में वैश्विक प्रशंसा मिली टर्मिनल 2 को, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके साथ आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, है ना। क्या नाम है इनका दोस्तों? बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। 26 जनवरी 2024 को 26 जनवरी 2024 को अतिथि के रूप में भारत में कौन आ रहे हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, है ना। इमैनुअल मैक्रोन आज आ रहे हैं। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये भी आपको याद रखना है। संबंधों को मजबूत करना, गणतंत्र दिवस समारोह में मैक्रोन की प्रमुख भूमिका क्या है? तो भारत और फ्रांस के बीच स्थायी मित्रता के प्रमाण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। यह किसी फ्रांसीसी नेता द्वारा इस प्रतिष्ठित अवसर की शोभा बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालने का छठा उदाहरण है। अब छठा उदाहरण कैसे है? तो दोस्तों, मित्रता की विरासत और मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी नेता कौन कौन आए हैं देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति मैक्रोन अपने पूर्ववर्तियों के नक्शे कदम पर चलते हैं और पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स सिराक, पहले यहाँ के प्रधानमंत्री आए थे जैक्स सिराक 1976 और 1998 में मुख्य अतिथि रहे थे। कब आए थे? 1976 में। कौन? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक्स सिराक 1976 में और 1998 में। इसके अतिरिक्त दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति वालेरी, देखिए इनका नाम क्या है? वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग्स, है ना। वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग, निकोलस सरकोजी, है ना। और दोस्तों फ्रैंकोइस ओलांद, सभी ने इस परंपरा में क्रमशः 1980, 2008, 2016 में योगदान दिया था। तो देखिए, वालेरू गिस्कार्ड डी एस्टिंग, है ना, ये 1980 में आए थे। देखिए, सबसे पहले फ्रांसीसी प्रधानमंत्री आए जैक्स सिराक 1976 और 1998 में। उसके बाद आए वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग, ये 1980 में आए। इसके बाद निकोलस सरकोजी 2008 में आए। फ्रैंकोइस ओलांद ये 2016 में। और 2024 में कौन आ रहे हैं? इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं जो राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। SASTRA, है ना, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 और 2023 की घोषणा। देखिए, कुंभकोणम में शस्त्र परिसर में 2022 और 2023 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ यूनकिंग तांग और रुइक्सियांग झांग को प्रदान किए गए। देखिए, 2022 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो आप बताएंगे 2011 का, माफ़ कीजिए 2022 का रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ किसे? यूनकिंग तांग। थोड़ा सा याद करने में आपको परेशानी जाएगी, लेकिन दोस्तों ये याद तो रखना पड़ेगा। तो यूनकिंग तांग को 2022 के लिए मिला रामानुजन पुरस्कार और रुइक्सियांग झांग को 2023 के लिए यह पुरस्कार मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय कौशल को पहचानना, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रस्तुति। देखिए, कुंभकोणम में शास्त्र
परिसर में एक प्रतिष्ठित समारोह में 2022-23 के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार। बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंध गणितज्ञ यूनकिंग तांग कहाँ से संबंध रखते हैं ये, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं यूनकिंग तांग और रुइक्सियांग झांग को प्रदान किए गए। 2005 में दोस्तों शास्त्रा द्वारा स्थापित पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई, इस पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 2005 से दिया जा रहा है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है ना, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यह पुरस्कार 10,000 अमेरिकी डॉलर के सराहनीय नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र के साथ शास्त्र रामानुजन पुरस्कार हर साल प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष रामानुजन के विशेष दिन पर प्रतिभा का सम्मान करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्राप्तकर्ताओं को गणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन है दोस्तों, 2 लोग हैं, कौन है, सबसे पहले है 2022 के लिए यूनकिंग तांग और रुइक्सियांग झांग को 2023 के लिए रामानुजन पुरस्कार मिला। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कभी भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपके लिए तत्पर ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल आपको सटीक से सटीक आंसर, आपके एकदम रटे हुए आंसर रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए, और साथ ही साथ एक बात और बोलना भूल गए हम, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है क्योंकि हमारा चैनल अभी अभी थोड़ा सा ग्रो होने जा रहा है। तो आपका सहयोग अगर भरपूर मिलेगा तो बिल्कुल हम इसमें आगे अच्छे कंटेंट वीडियो में लेकर आ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखिए 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। देखिए दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, देखिए जो विदेशी लोग होते हैं जिससे हम वस्तुएं खरीदते हैं या वस्तुएं बेचते हैं, तो उससे जो विदेशी मुद्राएं अपने यहाँ आती है, जैसे कि अपने यहाँ से जैसे कि खाद्य पदार्थ है, गेहूं है, मक्का है, अन्य चीज़ें हैं, बहुत सारे वस्त्र हैं, कपास है, लोहा है, कच्चा लोहा है, अन्य जो भी बहुत सारी चीज़ें होती जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो दूसरे देशों से हमें वहाँ का रुपया मिलता है ना, अपने करेंसी के हिसाब से रुपया बोलेंगे, लेकिन विदेशों में जैसे यूएसए हमें डॉलर देता है ना। तो ऐसे जो विदेशी मुद्रा होती है इनको हम विदेशी मुद्रा बोलते हैं। तो हमें भंडारण क्षमता रखना पड़ता है क्योंकि हमें जैसे कि कभी कुछ चीज़ें खरीदना रहता है तो हमारा रुपया काम नहीं करता है ना, रुपया की वैल्यू हमारी बहुत कम है विदेशों में, इसलिए हमें डॉलर में ही खरीदना पड़ता है, इसको हम बोलेंगे विदेशी मुद्रा भंडार। तो 15 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में दोस्तों 20 माह के उच्चतम स्तर 616 अरब डॉलर हो गया है विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 25 मार्च 2022 के बाद का यह उच्चतम स्तर है। सप्ताह के दौरान भंडार में 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। कितने अरब डॉलर? 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट है यूनेस्को पुरस्कार द्वारा भारतीय विरासत संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश। अब देखिए यूनेस्को ने किन किन जो भारतीय संरक्षण है, जो विरासत है, उनका संरक्षण किया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ अच्छी चर्चाएं करते हैं। तो यूनेस्को पुरस्कार का भारतीय विरासत संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डालना। देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, देखिए ने दोस्तों एशिया प्रशांत के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 भारतीय परियोजनाओं को मान्यता दी है। यह प्रतिष्ठित मान्यता भावी पीढ़ियों के लिए अपने समृद्ध अतीत को संरक्षित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब देखिए कौन कौन से हैं। उत्कृष्टता पुरस्कार रामबाग गेट और प्राचीर पंजाब। देखिए पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट है और रैम्पर्ट्स की लचीली शहरी पुनरुद्धार परियोजना को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। किसके?
किसको मिला है उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा? तो रामबाग गेट को मिला है। किसको मिला है? रामबाग गेट को मिला है और प्राचीर पंजाब, है ना, प्राचीर को मिला है। अब देखिए, जूरी ने इसकी समावेशिता और पहुंच के लिए परियोजना की सराहना की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पुनर्जीवित विरासत जो स्थल से व्यापक समुदाय को लाभ हो, है ना। अब नेक्स्ट देखें तो मेरिट का पुरस्कार, अभी हमने किसका पुरस्कार देखे? उत्कृष्टता का पुरस्कार किसे मिला है? रामबाग गेट और प्राचीर को, है ना। अब मेरिट का पुरस्कार देखते हैं तो चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा को और बीकानेर हाउस दिल्ली को। देखिए, मेरिट पुरस्कार, उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको अभी हमने बताया उत्कृष्टता पुरस्कार, एक बार फिर देख लीजिए, रामबाग गेट और प्राचीर, ये कहाँ का है? स्थान है पंजाब का। तो उत्कृष्टता पुरस्कार रामबाग गेट और प्राचीर को मिला। अब हम देख रहे हैं मेरिट का पुरस्कार, तो चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा को और बीकानेर हाउस दिल्ली को मिला है ना। तो देखिए, हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली में बीकानेर हाउस को उनके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। यह परियोजनाएं दोस्तों भारत की विविध वास्तुशिल्प विरासत, इसके ऐतिहासिक खजाने को संरक्षित रखने के समर्पण को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, नेक्स्ट चलें तो भारत से परे पूरे एशिया प्रशांत में संरक्षण प्रयासों को मान्यता देना भारत की उपलब्धियां सराहना की पात्र है, क्योंकि यूनेस्को पुरस्कारों ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12 अनुकरणीय परियोजनाओं को मान्यता दी। इनमें से 3 परियोजनाएं हांगकांग SAR, चीन में फेनलिंग गोल्फ कोर्स और यांगजू, चीन में डोंगुआन गार्डन निवास और कुन्नामंगलम भगवती मंदिर केरल, और भारत में कर्णिकारा मंडपम, प्रत्येक को विशिष्टता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सभी को दोस्तों विशिष्टता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल के पुरस्कारों ने यूनेस्को द्वारा कितनी भारतीय परियोजनाओं को मान्यता दी है? तो एशिया प्रशांत में क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 भारतीय परियोजनाओं को यूनेस्को में के द्वारा मान्यता दी गई है। कितनी? 4। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय परियोजना को उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बताया हमने, पंजाब अमृतसर में रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स की लचीली शहरी पुनरुद्धार परियोजना को, है ना, उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अगर चलें तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो भारत में किन परियोजनाओं को योग्यता पुरस्कार मिला है? तो भारत की विविध स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करने वाले उनके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों के लिए हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस, इनको अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।